Good morning, students. In last lecture, we have discussed an article. उस आर्टिकल में हमने क्या बताया था कि रेट ऑफ वेरिएशन ऑफ प्रेशर इन एनी डायरेक्शन is equal to the density multiplied by the resolved component of external force in that direction. मैंने आपको वहां भी बताया था कि जो हम सिलेंडर कंसिडर कर रहे हैं वो एक्चुअल में फ्लूइड का ही बना हुआ है, कोई एक्सटर्नल सिलेंडर हमने फ्लूइड में इंसर्ट नहीं किया है। फ्लूइड हमारा इक्विलिब्रियम में है और जब फ्लूइड हमारा इक्विलिब्रियम में है तो शेयरिंग स्ट्रेस एक्ट नहीं करता, ये हमने वेरी फर्स्ट लेक्चर में किया था। जो उस पर एक्ट करेगा वो सिर्फ थर्स्ट एक्ट करेगा अगर फ्लूइड आपका इक्विलिब्रियम में, और जो थर्स्ट हमारा एक्ट करता है वो हमारा परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक्ट करता है। दैट्स वाई जो हमने पीछे कंडीशन भी ली थी कि थर्स्ट ऑन द कर्व्ड सरफेस इज परपेंडिकुलर टू द एक्सिस PQ। ठीक है, आर्टिकल आई थिंक क्लियर होगा आपको। नेक्स्ट आर्टिकल है डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ प्रेशर। Now to find the differential equation of pressure at any point of a fluid at rest under the action of an external force। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, इसमें डिफरेंशियल इक्वेशन निकालनी है हमें प्रेशर की किसी भी पॉइंट पे, फ्लूइड के किसी भी पॉइंट पे, और फ्लूइड हमारा रेस्ट पे है अंडर द एक्शन ऑफ एक्सटर्नल फोर्स। एक्सटर्नल फोर्स जो हमने लगाया था वो हमने F लगाया था, और एक्चुअल में जो एक्सटर्नल फोर्स हमने लगाया था F, वो फोर्स पर यूनिट मास था, एक स्मॉल यूनिट मास, जस्ट एक पॉइंट पे जैसे हम कह देते हैं, उस पर हमने वो फोर्स F लगाया था। F इज द एक्सटर्नल फोर्स पर यूनिट मास। तो अगर हम उस F के कंपोनेंट्स लें XYZ डायरेक्शन में, तो यहाँ हमने जो डिनोट किया है उसके कंपोनेंट्स को, वो हमने कैपिटल X कैपिटल Z से ही डिनोट किया है। दीज आर कंपोनेंट्स ऑफ एक्सटर्नल फोर्स पर यूनिट मास इन डायरेक्शंस OX, OY एंड OZ respectively। OX means x-axis, OY means y-axis, OZ means z-axis. Obviously, delta S, the increase of S in these directions is, जो हमारा डेल्टा एस था, जैसे हमने सिलेंडर की जो हमने एक्सिस कंसिडर की थी पीछे लास्ट आर्टिकल में, PQ ली थी और उसकी लेंथ हमने डेल्टा एस ली थी, उस एक्सिस की लेंथ। तो अगर हम उस डेल्टा एस को भी रिजोल्व कर दें XYZ डायरेक्शन में, तो एक्स डायरेक्शन में उसका कंपोनेंट डेल्टा एक्स, वाई डायरेक्शन में डेल्टा वाई और जेड डायरेक्शन में डेल्टा जेड। तो हम लास्ट आर्टिकल का यूज करें और उस आर्टिकल का जो रिजल्ट आया था, अगर हम उससे इक्वेशन लिखें XYZ डायरेक्शन में, तो देखो क्या बनेंगी। जो लास्ट आर्टिकल था उसका रिजल्ट था हमारे पास रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर मीन्स करली P बाय करली S इज इक्वल टू रो इंटू F। अब ये यहाँ करली S, जो ये S है, इस S का कंपोनेंट तो हमने X बोल दिया ना, तो ये क्या बनेगा, करली P बाय करली X इज इक्वल टू रो इंटू F का कंपोनेंट X डायरेक्शन में क्या है, X। Similarly, in y direction, curly P by curly y is equal to rho y, and z direction, curly P by curly z is equal to rho z. As P is a pressure and it is a function of, if it is a function of x, y, z, then from calculus we know this result, total derivative of P, क्योंकि P x, y, z का फंक्शन है, तो P का टोटल डेरिवेटिव इज इक्वल टू करली P by करली x dx प्लस करली P by करली y dy प्लस करली P by करली z dz। ये रिजल्ट होता है। इस रिजल्ट का हमने यूज करना है, तो हमारे पास d ऑफ P, टोटल डेरिवेटिव ऑफ P, हमारे पास क्या आएगा, करली P बाय करली x की वैल्यू रो x dx प्लस करली P बाय करली y की वैल्यू रखेंगे रो y इंटू डी वाई प्लस करली P बाय करली z की वैल्यू है रो z और ये dz। रो कॉमन ले लिया तो dp इज इक्वल टू रो इंटू x dx प्लस y dy प्लस z dz विच गिव्स द प्रेशर एट एनी पॉइंट इन द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। ये क्या आ गई, डेरिवेटिव ऑफ P मींस डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ प्रेशर एट एनी पॉइंट ऑफ द फ्लूइड अंडर द एक्शन ऑफ एक्सटर्नल फोर्स। F आपका एक्सटर्नल फोर्स और XYZ जो है उसके कंपोनेंट्स हैं एक्सटर्नल फोर्स के। नेक्स्ट, अभी तो जो हमने ये आर्टिकल किया, इस आर्टिकल में हमने डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ प्रेशर की इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। नेक्स्ट है, अगर हम बोले तो डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ प्रेशर इन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स, या प्रेशर एट एनी पॉइंट इन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स। और सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स हमारे क्या होते हैं, R, phi और Z। ये वेक्टर कैलकुलस में आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, सिलेंड्रिकल, पोलर, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स। तो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स क्या है हमारे, R, phi एंड Z। Now suppose P, T and Z be the components per unit mass of an external force। जैसे XYZ डायरेक्शन में तो हमने उनके कंपोनेंट्स XYZ से ही डिनोट कर दिए थे, यहाँ हमने कंपोनेंट्स को किससे डिनोट किया है, P, T and Z। Z तो Z ही है आपका, Z डायरेक्शन, तो आर्क के लिए हमने P यूज कर लिया और जो फाई वाली जो डायरेक्शन आएगी उसके लिए हमने T। आपकी मर्जी, आप और कुछ नाम देना चाहो तो दे सकते हो। ये किन डायरेक्शन में, इन डायरेक्शन ऑफ R, phi एंड Z। देन इंक्रीज डेल्टा S, जो इंक्रीज था हमारा S में, वो अब इन R, phi और Z डायरेक्शन में क्या बनेगा, R में डेल्टा R, phi में R डेल्टा phi और Z डायरेक्शन में
इंक्रीमेंट डेल्टा z। आपको याद हो तो उसमें आपने स्केल फैक्टर पढ़ा था h1, h2, h3, और सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में इन स्केल फैक्टर्स की वैल्यू h1 की 1, h2 की r और h3 की 1 पढ़ी थी आपने, है ना। तो वहीं से ही लिखा हुआ है ये 1 इंटू डेल्टा आर, h1 क्योंकि 1 है, h2 आपका r है तो r डेल्टा फाई, और h3 फिर आपका 1 होता है तो इसलिए डेल्टा z। ये सारा वेक्टर में पढ़ा हुआ है रिजल्ट आपने। दस वी हैव करली p बाय करली r, वहीं से हमने लिखे कंपोनेंट्स। हमारा क्या था, करली p बाय करली s, लेकिन करली s की जगह अब हमारे पास क्या आ गया, करली r। दिस इज इक्वल टू रो इनटू फोर्स का, एक्सटर्नल फोर्स का जो कंपोनेंट है वो क्या है, p, r डायरेक्शन में। सिमिलरली करली p बाय r करली फाई, जो फाई डायरेक्शन में कंपोनेंट है r करली फाई, इज इक्वल टू रो इनटू फोर्स का कंपोनेंट क्या है, t, और लास्ट आपका करली p बाय करली z इज इक्वल टू रो इनटू z। जस्ट आपने फॉर्मूला वही कैलकुलस वाला जो रिजल्ट था, टोटल डेरिवेटिव ऑफ p इज इक्वल टू करली p बाय करली r डी आर प्लस करली p बाय करली फाई डी फाई प्लस करली p बाय करली z डी z। इनकी जस्ट आपने वैल्यूज पुट करनी है ऊपर से, आपके पास से रिजल्ट आ गया। सिमिलरली नेक्स्ट है प्रेशर एट एनी पॉइंट इन पोलर कोऑर्डिनेट्स। पोलर कोऑर्डिनेट्स इसने मेंशन किया, लेकिन एक्चुअल में स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स हैं r, थीटा एंड फाई। और r, थीटा, फाई जब हम स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स यूज करते हैं तो जो हमारे स्केल फैक्टर्स हैं h1, h2, h3, उनकी वैल्यूज आपको पता हो, h1 की 1, h2 की r और h3 की r साइन थीटा, ये वैल्यूज होती हैं। तो उसी के कोरिस्पॉन्डिंग जो हमारे ये डेल्टा एस के कंपोनेंट्स आ रहे हैं r, थीटा, फाई डायरेक्शंस में, वो डेल्टा r डेल्टा थीटा, r साइन थीटा, डेल्टा फाई, क्योंकि h1 1 है, h2 r है और h3 आपका यहाँ r साइन थीटा है। कोरस्पॉन्डिंगली जो हमारे एक्सटर्नल फोर्स था उसके कंपोनेंट्स हमने एज्यूम किए यहाँ आर एंड टी, वो यहाँ हमने लिखे हैं बिल्कुल सेम पैटर्न पे। वही आपने कैलकुलस का रिजल्ट यूज करना है, टोटल डेरिवेटिव ऑफ पी लिखना है और यहाँ से जस्ट वैल्यूज पुट कर देनी है। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, प्रेशर एट एनी पॉइंट इन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम। देखो क्या है, टू फाइंड द कंडीशन दैट मस्ट बी सेटिस्फाइड बाय अ गिवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फोर्स इन ऑर्डर दैट इट मे बी कैपेबल ऑफ मेंटेनिंग अ फ्लूइड इन इक्विलिब्रियम। ये हमने यहाँ इसमें कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम में हमें नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन फाइंड आउट करनी है कि जो गिवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फोर्स है वो इस तरीके से अप्लाई हो कि वो फ्लूइड को इक्विलिब्रियम में मेंटेन रखने के लिए कैपेबल हो। तो हमारा जो फोर्स हमने लगाया था एक्सटर्नल फोर्स, इसको हम F3 नोट करते हैं। उसके बाद अगर हम कंपोनेंट्स लिखे एक्स वाई जेड डायरेक्शन में, तो हमने उसको नाम एक्स वाई और जेड, कैपिटल एक्स कैपिटल वाई कैपिटल जेड से ही डिनोट किया हुआ है। दीज आर कंपोनेंट्स पर यूनिट मास ऑफ एन एक्सटर्नल फोर्स एट एनी पॉइंट P whose coordinates are x, y and z in direction x axis, y axis and z axis respectively. So that we have, वही हमने रिजल्ट यूज किया हुआ है कि रेट ऑफ change of pressure is equal to product of density multiplied by the external force in that direction। तो उसको component wise हमने ये लिखे हुए हैं, करली p by करली x is equal to rho x, करली p by करली y is equal to rho y and करली p by करली z is equal to rho z। Now pressure is a function of x, y, z। So x, y, z का यहाँ से अब हम क्या कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, करली 2p हमने सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है, और हमें ये पता था कि जो प्रेशर है वो हमारा एक्स वाई जेड का फंक्शन था, और एक्स वाई जेड दीज आर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। एक्स वाई जेड वेरिएबल्स हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं। तो जो ये सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स हैं विद रिस्पेक्ट टू जेड एंड वाई, पहले हम जेड के रिस्पेक्ट में लें और फिर वाई के रिस्पेक्ट में, या पहले हम वाई के रिस्पेक्ट में लें या फिर जेड बाद में जेड के रिस्पेक्ट में, ये क्या होंगे, हमारे इक्वल होंगे। ये रिजल्ट भी आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। नाउ फ्रॉम फर्स्ट वन ऑफ दिस, इनमें से फर्स्ट रिजल्ट अगर हम यूज करते हैं तो ये इसको हम क्या लिख सकते हैं, करली करली वाई ऑफ करली पी वाई करली जेड, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, करली करली जेड ऑफ करली पी वाई करली वाई। तो यहाँ से करली पी वाई करली जेड की वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, इक्वेशन 3 में आपको दे रखी है ऊपर, ये लिखी हुई करली पी वाई करली जेड की वैल्यू रो जेड, और करली पी वाई करली वाई की वैल्यू क्या है हमारे पास, रो वाई। कोरस्पॉन्डिंगली हमने इसमें पुट कर दी इनमें वैल्यूज। ठीक है, फिर अब हमने इसको पार्शियली डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू वाई। तो क्या आ जाएगा, रो करली जेड बाय करली वाई प्लस जेड करली रो बाय करली वाई। सिमिलरली रो करली वाई बाय करली जेड प्लस वाई करली रो बाय करली जेड। फिर हमने इसमें रो की टर्म्स कंबाइन की हुई है, लेफ्ट साइड पे कलेक्ट की हुई है, और बाकी टर्म्स मीन्स इसमें रो सिंपल रो अपीयर हो रहा है, और बाकी जिसमें डेरिवेटिव की टर्म्स है रो की, वो राइट साइड में लिखी हुई है। अब ये रिजल्ट हमने फर्स्ट इक्वेशन को यूज करके, जो फोर्थ की जो फर्स्ट है उसको यूज करके लिखा हुआ है।
अब हम बाकी दोनों के लिए लिखनी है तो साइक्लिक ऑर्डर में आप चेंज करके लिख सकते हो। देखो जैसे फर्स्ट से जो सेकंड लिखा हुआ है ध्यान से देखो, तो y को z से और z को x, मीन्स x y z, z के बाद फिर x के बाद फिर y के बाद फिर z, मीन्स साइक्लिक ऑर्डर में चेंज करके आप ये रिजल्ट लिख सकते हो। जैसे यहाँ से अगर हम लिखें तो क्या होगा, साइक्लिक ऑर्डर में z चेंज हो जाएगा x में, y चेंज हो जाएगा z में, जैसे ये y z में, z आपका x में, साइक्लिक ऑर्डर में चेंज करके आपने बाकी दोनों इक्वेशंस के लिए भी रिजल्ट लिख देना है बाय सिमेट्री। ये आपके पास तीन इक्वेशंस आ गए 5, 6 एंड 7। अब आपने मल्टीप्लाई करना है 5, 6 एंड 7 को x, y एंड z रिस्पेक्टिवली एंड देन एडिंग। मींस इसमें देखो आपको y और z अपीयर हो रहा है तो इसको x से, जिसमें x और z अपीयर हो रहा है उसको y से, और जिसमें y और x अपीयर हो रहा है उसको z से आपने मल्टीप्लाई करके क्या करना है, ऐड करना है। ठीक है, जब आप इनको मल्टीप्लाई करके ऐड करोगे तो जो ये लेफ्ट हैंड साइड वाली टर्म्स हैं ये आपकी, ये जो टर्म्स लिखी हुई हैं ये आपकी टर्म्स कैंसिल आउट होंगी। तो देखो कैंसिल होगी कैसे, फर्स्ट इक्वेशन को हमने किससे मल्टीप्लाई किया हुआ है, x, ये देखो ना जो ये हमारे पास लिखी हुई है आप इसको सोल्व करके देखना, इसको आपने x से मल्टीप्लाई किया है लेफ्ट साइड में भी और राइट साइड में भी, सॉरी राइट साइड वाली टर्म्स आपके कैंसिल आउट हो जाएंगी। तो राइट साइड पे जो 5 इक्वेशन को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे x y करली रो बाई करली z, ये वाली जो है, ठीक है, और ये किससे कैंसिल होगी, ये इस टर्म से, क्योंकि जब हम इसको y से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा आपका माइनस एक्स वाई करली रो बाई करली z, मीन्स ये टर्म आपस में कैंसिल होंगी ये वाली। ऐसे जब इसको हमने x से करना है और हमने ये टर्म किससे कैंसिल होगी, x मीन्स ये इसमें आएगा एक्स जेड, और इस टर्म को हमने किससे मल्टीप्लाई करना है, z से, तो ये वाली टर्म फिफ्थ की ये सेकंड टर्म और सेवंथ की ये फर्स्ट टर्म, ये आपस में टर्म्स कैंसिल होंगी, मीन्स राइट हैंड साइड वाली टर्म्स आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगी मल्टीप्लाई करके ऐड करने में, और जो लेफ्ट हैंड साइड वाली टर्म्स हैं वो हमारे पास ये टर्म्स आ जाएंगी। रो तो आपका कॉमन है और रो डेंसिटी दिस इज नॉट इक्वल टू 0, तो बाकी टर्म्स हमने ये लिखी हुई है, x इंटू दिस फैक्टर प्लस y इंटू दिस फैक्टर प्लस z इंटू दिस फैक्टर दिस इज इक्वल टू 0। ठीक है, फिर जस्ट माइनस साइन कॉमन लेके लिखा हुआ है ये टर्म्स, और आप देखो अगर आप इसको आप एक टर्म लिख पाते तो बाकी तो साइक्लिक ऑर्डर में चेंज करके लिखी हुई है। देखो ये y का z के रिस्पेक्ट में, z का y के रिस्पेक्ट में, ऐसे z का x के रिस्पेक्ट में, x का z के रिस्पेक्ट में, साइक्लिक ऑर्डर में चेंज हुई है, y z में, z x में और x आपका y में। दिस इज द नेसेसरी कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम। नेक्स्ट है कंडीशन सफिशिएंट कंडीशन। अब इसमें हमने रिवर्स एज्यूम करके चलना है कि मान लिया इक्वेशन 8 जो हमने अभी इसमें निकाली है ये इक्वेशन हमारी सेटिस्फाई हो रही है, एंड दिस इज द कंडीशन फॉर एक्सप्रेशन x dx plus y dy plus z dz टू बी एन एग्जैक्ट डिफरेंशियल। ये आपने पार्शियल डिफरेंशियल में पढ़ा ये रिजल्ट। पार्शियल डिफरेंशियल में आप पढ़ते ना सफिशिएंट कंडीशन की m dx plus n dy इज इक्वल टू 0, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई, तो उसके लिए आप क्या पढ़ते थे कि कर ली एम बाई कर ली वाई, अब सफिशिएंट कंडीशन ये सॉरी एक्जैक्ट डिफरेंशियल होने के लिए कंडीशन निकालते थे ना, कर ली एम बाई कर ली वाई कर ली एन बाई कर ली एक्स, कि वो एग्जैक्ट कब बने उसके लिए आप कंडीशन निकालते थे। ऐसे ही फिर आपने इसके लास्ट चैप्टर में 3 वेरिएबल्स मीन्स 3 के लिए भी काम किया, तो आपने 2 के लिए काम किया एम डी एक्स प्लस एन डी वाई और लास्ट चैप्टर में किया हुआ है। तो जो ये हमारे पास जो ये कंडीशन आई हुई है ये कंडीशन किसकी है कि एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई प्लस जेड डी जेड टू बी एन एग्जैक्ट डिफरेंशियल की कंडीशन है। ठीक है, अगर ये आपके पास एग्जैक्ट डिफरेंशियल है तो इसको हमने रो से अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये भी हमारे पास क्या बन रहा है, दिस इज आल्सो एन एग्जैक्ट डिफरेंशियल। एग्जैक्ट डिफरेंशियल का मतलब इसको हम क्या लिख सकते हैं, डेरिवेटिव ऑफ सम फंक्शन, से दिस कैन बी रिटन एज डेरिवेटिव ऑफ p, तो इसको हमने क्या लिख दिया, डेरिवेटिव ऑफ p, कैलकुलस फ्रॉम कैलकुलस मींस टोटल डेरिवेटिव ऑफ p, और p इज अ फंक्शन ऑफ x y एंड z, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, कर ली p बाय कर ली x dx प्लस कर ली p बाय कर ली y dy प्लस कर ली p बाय कर ली z dz। नाउ कंपेयरिंग बोथ साइड, दोनों साइड आपने कंपेयर करना है मींस dx dy और dz के कोफिशिएंट्स, तो क्या आ गया, कर ली p बाय कर ली x किसके इक्वल आया, रो x के, कर ली p बाय कर ली y किसके इक्वल है, रो y के, और कर ली p बाय कर ली z किसके इक्वल है, रो z के इक्वल है। दिस इज द इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम। ठीक है, मीन्स दिस इज द सफिशिएंट कंडीशन। अब जो ये इक्वेशन 8 है, ऊपर जो हमने नेसेसरी कंडीशन निकाली थी इक्विलिब्रियम में होने के लिए वो 8th में निकाली थी, अगर वो मान लो ये अब आपको इस पे एग्जांपल्स करनी है न्यूमेरिकल्स, तो अगर आपको वो याद नहीं रहती है, वो थोड़ी सी अगर मुश्किल लगती है याद लर्न करनी, तो उसको हम इस फॉर्म में भी याद कर सकते हैं इक्वेशन 8 को, डिटर्मिनेंट ऑफ एक्स वाई जेड
मीन्स ऊपर जो हमारा एक्सटर्नल फोर्स था उसके कंपोनेंट्स, सेकेंड रो में करली करली एक्स करली करली वाई करली करली जेड, और थर्ड रो में अगेन एक्स वाई जेड, और इसका डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0। जब आप इसको एक्सपेंड करोगे तो आपके पास वही 8th इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, अगर 8th इक्वेशन लर्न है वेल एंड गुड, अदरवाइज इस फॉर्म में भी आप इसको लर्न रख सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।